बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 47 है और आज हम जो लेक्चर देखेंगे वो चैप्टर नंबर 8 का है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बिल्कुल नए सिलेबस के मुताबिक नया टॉपिक शामिल किया गया है, तो स्टूडेंट आप लोग इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन मेथड, इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो इस मेथड की एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1808 में मॉल्स ने इस मेथड को डिस्कवर किया था। स्टूडेंट, उसने ये कहा था कि पोलराइज्ड लाइट इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन शीट ऑफ ग्लास। जब किसी ऑर्डिनरी लाइट को किसी ग्लास शीट के ऊपर फॉल करवाया जाए तो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट हमें मिलेगी वो पोलराइज्ड लाइट होगी। ये स्टूडेंट मॉल्स ने जो सा है वो एक एक्सपेरिमेंट कह लें आपने प्रूव किया था। इसकी जो सा है वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ये आपके सामने है। इस रे डायग्राम को हम वन बाय वन यहाँ पर समझ लेते हैं। स्टूडेंट, ये आपके पास एक ग्लास की स्लैब है जो प्लेन है ऊपर से, ठीक है, और नीचे से भी, दोनों एंड से प्लेन ग्लास का पीस है। यानी इसके नीचे सारी ग्लास स्लैब है। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N2 से रिप्रेजेंट किया गया है और इसके ऊपर मीडियम जोन सा है वो सारा एयर मौजूद है। एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N1 से रिप्रेजेंट किया गया है। अब स्टूडेंट, एक इंसिडेंट लाइट इस ग्लास स्लैब के ऊपर एट एन एंगल थीटा फॉल करती है। ये इंसिडेंट लाइट एक अनपोलराइज्ड लाइट है। इस रे को आप नाम देंगे इंसिडेंट रे का। अब हम यहां पर स्टूडेंट एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो ग्लास प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। स्टूडेंट, ये इंसिडेंट लाइट पार्शियली ग्लास में से ट्रांसमिट हो जाएगी और पोलराइज्ड हो जाएगी। इसको बोलते हैं पार्शियली रिफ्रैक्टेड रे। और स्टूडेंट, ये पार्शियली रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। तो ये जो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद भी आपको मिलेगी ये भी एक पोलराइज्ड लाइट होती है। स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट को जो सा है वो 1808 में मॉल्स ने डिस्कवर्ड किया और उसका कॉन्सेप्ट भी यही था कि जब आप इंसिडेंट लाइट इस मिरर के ऊपर इस ग्लास स्लैब पे फॉल करवाएंगे तो ये रिफ्लेक्शन के बाद हमें जो लाइट प्रोवाइड करेगी ये पोलराइज्ड लाइट होगी। तो स्टूडेंट, ये डायग्राम जो सी है वो आपको बनी हुई नजर आ रही है। एक्सपेरिमेंट में इसी की एक्सप्लेनेशन को हमने अब देखना है। स्टूडेंट, बुक का पैराग्राफ क्या समझा रहा है हमें, अब हम उसे पढ़ लेते हैं। इफ द रिफ्लेक्टेड लाइट इज व्यूड थ्रू द पोलराइज्ड, अगर एक रिफ्लेक्टेड लाइट को पोलराइज से देखा जाए। पोलराइड यहाँ पर एक एनालाइजर है, ठीक है। अगर ऊपर डायग्राम में देखा जाए प्रीवियस वाली, इस प्रीवियस डायग्राम में देखें, यहां ये एक पोलराइड है और इधर पीछे जो सा है वो ह्यूमन आई मौजूद है जहां से आपने इस लाइट को ऑब्जर्व करना है। तो किताब जो सा है वो इस लाइट की बात करता है कि इफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज व्यूड थ्रू द पोलराइड, ये पोलराइज जो सा है वो स्लोली रोटेट किया जाए अबाउट द लाइन ऑफ विजन, जिस एंगल के ऊपर आप उसको देख रहे हैं उस पोलराइजर की सर्टन ओरिएंटेशन के ऊपर, सर्टन एंगल्स के ऊपर उस लाइट को रिव्यू किया जाए तो 57 डिग्री के एंगल के ऊपर वो कहता है जो हमें रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी वो मुकम्मल तौर पे प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी। यानी इंसिडेंट एंगल के साथ अगर पोलराइजर 57 डिग्री का एंगल बनाए तो जो लाइट हमें रिसीव होगी वो मुकम्मल तौर पे प्लेन पोलराइज लाइट होगी। इसका मतलब हुआ कि ये बात प्रूव करती है कि लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द ग्लास इज प्रैक्टिकली प्लेन पोलराइज। ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि किसी ग्लास स्लैब के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट की जाए तो वो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जो सा है वो पोलराइज्ड हो जाती है। अब स्टूडेंट, यहां पर एक क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए कि ग्लास मटेरियल के अंदर आखिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है
कि वो किसी भी आने वाली लाइट को जो सा है वो पोलराइज्ड कर देती है। तो स्टूडेंट ये अंडरस्टैंडिंग का सवाल है, इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये स्लाइड जो सी है वो यहाँ पर ऐड की गई है। ये टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिर्फ ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि व्हाई ग्लास इज एक्ट एज पोलराइजर। हम यही बात समझ रहे हैं कि जब ग्लास पे लाइट फॉल करती है तो एक्चुअली वो पोलराइज्ड हो जाती है। तो ग्लास पोलराइजर के तौर पे एक्ट क्यों करता है? स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले तो ग्लास की स्ट्रक्चर को समझें। ग्लास एक आइसोट्रोपिक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है कि ग्लास के पार्टिकल एक फिक्स ओरिएंटेशन में अरेंज नहीं होते, बल्कि अगर ग्लास के कुछ एटम्स वर्टिकली अरेंज्ड हैं तो ग्लास के कुछ एटम्स जो से हैं वो उसी स्ट्रक्चर के अंदर हॉरिजॉन्टल अरेंज होंगे। और शायद पॉसिबल है कि कुछ एटम्स जो से हैं वो किसी और डायरेक्शन या ओरिएंटेशन के अंदर अरेंज्ड हो। तो पहली बात यहाँ पर याद रखिएगा कि ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ग्लास जो सा है वो एक खास अरेंजमेंट में पार्टिकल्स फिक्स नहीं होते। जैसे उसने यहाँ एग्जांपल दी, सिलिकॉन ऑक्साइड बॉन्ड्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू वाइब्रेट होते हैं व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस। जब लाइट ग्लास सरफेस पे फॉल करती है तो इन मटेरियल्स या इन एटम्स से रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मल्टीपल डायरेक्शंस के अंदर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर समझे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशंस। जब एक अनपोलराइज्ड लाइट ग्लास सरफेस पे फॉल करती है तो ग्लास सरफेस पे फॉल करने की वजह से एक खास किस्म की इलेक्ट्रिक फोर्स जो सी है वो इस सरफेस के ऊपर मौजूद एटम्स को वाइब्रेशंस देती है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। ये वाइब्रेशन उन एटम्स की जो ग्लास की सरफेस के ऊपर मौजूद है उनकी ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर कुछ मटेरियल एक्स एक्सिस के अलोंग बॉन्ड बनाए हुए बैठे हैं तो वो उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे, और अगर कुछ मटेरियल जो से हैं वो वाई एक्सिस के अंदर बैठे हुए बॉन्डिंग के अंदर मौजूद है तो वो वर्टिकली ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। तो ये वाइब्रेशन जो सी हैं वो ग्लास पार्टिकल्स की लाइट जिस एंगल से उनके ऊपर फॉल करती है वो रेलिवेंट जो सा है एटम्स को ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं रेलिवेंट डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट देखते हैं एट ब्रेविस्टर एंगल्स वाइब्रेशंस वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट कॉज इलेक्ट्रॉन टू ऑसिलेट अलोंग द सरफेस। लाइट के वो पार्टिकल्स या लाइट की वो वेव्स जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर या एटम्स ऑफ ग्लास के ऊपर फॉल करें और उन्हें सरफेस के अलोंग ऑसिलेट करना शुरू कर दें, ये इलेक्ट्रॉन जो सा है वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते इन देयर ओन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, अपनी ही डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, देयरफॉर लाइट वाइब्रेटिंग पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट इज नॉट रिफ्लेक्टेड। तो ऐसी सूरत में जो लाइट फॉल करेगी वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी। सिर्फ वो पार्टिकल्स रह जाएंगे जो उस प्लेन के ऊपर फॉल करके लाइट जो उनसे उन्हें परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, यानी ऐसे पार्टिकल ग्लास के जो लाइट वेव के साथ और वाइब्रेशन में 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं वो उसमें से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि एक किस्म की फिल्ट्रेशन हो रही है कि लाइट वेव जब फॉल करती है तो उसमें एक्स वाई और जी तीनों डायरेक्शन में ऑसिलेट करने वाले पार्टिकल्स मौजूद हैं, लेकिन ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि ये सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को वाइब्रेट करेगी जो कि आने वाली लाइट वेव के साथ परपेंडिकुलर एंगल बना, और बाकी सारे जो से हैं वो ग्लास के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे या ग्लास से ट्रांसमिट कर जाएंगे। तो रिफ्लेक्ट बैक होने वाली जो लाइट है वो हमारे पास एक पोलराइज्ड लाइट होगी। स्टूडेंट इस स्लाइड को तवज्जो के साथ समझने से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मॉल्स ने ऐसा क्यों बोला कि जो लाइट है वो ग्लास के ऊपर फॉल करने के बाद सेम जो सा है वो रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद पोलराइज हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड है ब्रेविस्टर्स लॉ। ब्रेविस्टर्स लॉ की स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन is numerically equal to the refractive index of medium 2 when medium 1 is in air। दो मीडियम्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशो
टेंजेंट ऑफ पोलराइजेशन एंगल के बराबर होगी। स्टूडेंट ये स्लाइड जो सी है वो एग्जाम के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वेबिस्टर लॉ को डिफाइन करें और उसका फॉर्मूला लिखें। तो आप लोगों को फॉर्मूला क्या है? अच्छा स्टूडेंट, अब हम वेबिस्टर लॉ को समझते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। Let a beam of unpolarized light be made incident on the surface of medium 2. आपके पास एक ग्लास मीडियम है, इस ग्लास मीडियम के ऊपर एक अनपोलराइज इंसिडेंट रे फॉल करवाई जाती है। स्टूडेंट ये बीम यहां पर पार्शियली रिफ्लेक्ट कर जाएगी और पार्शियली रिफ्रैक्ट कर देगी। पार्शियली रिफ्रैक्ट रे ट्रांसमिट होकर नीचे गुजर जाएगी और पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे जो सी है वो मीडियम के ऊपर सेम एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। स्टूडेंट एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड बीम एंड रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट यहां देखें, अगर ये डॉटेड लाइन जो सी है ये नॉर्मल है, तो ये दो एंगल्स जो आपको बन रहे हैं, एक ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और एक ये रिफ्रैक्टेड रे, इसके दरमियान में ये एंगल स्टूडेंट 90 डिग्री का होगा। अब स्टूडेंट हमने ये देखना है कि पोलराइज्ड एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट इज ऑलमोस्ट प्लेन पोलराइज इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल। यहां पे स्टूडेंट इंसिडेंट रे का जो एंगल नॉर्मल के साथ ड्रॉ होगा, इधर आप नॉर्मल बना लें, तो ये जो नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल है इंसिडेंट रे का, इस एंगल को आप नाम देंगे पोलराइज्ड एंगल, जिसको हम थीटा पी से रिप्रेजेंट करेंगे। दोबारा देखें, पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट, लाइट की इंसिडेंट रे का खास एंगल ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी ग्लास मीडियम के साथ, व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट इज ऑलमोस्ट प्लेन पोलराइज्ड, जब रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट मुकम्मल तौर पे पोलराइज्ड हो जाने के करीब करीब पहुंच चुकी होगी, वो एंगल जो सा है वो इंसिडेंट रे कहलाता है। तो स्टूडेंट थीटा पी हमारे पास क्या कहलाएगा? पोलराइज्ड एंगल कहलाएगा। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान में है, नॉर्मल और इंसिडेंट दोनों जिस पॉइंट से जाके टकराते हैं वो ग्लास की सरफेस है। तो अब दो तरह के एंगल अभी आपने यहां पर देखे, एक तो 90 डिग्री वाला एंगल रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस के दरमियान में, और दूसरा आप लोगों ने देखा पोलराइज्ड एंगल। अच्छा बच्चों, इसको आप देखते हैं, इंसिडेंट एंगल जो सा है वो पोलराइज्ड एंगल के इक्वल है, ठीक है। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू पोलराइज्ड एंगल। यही एंगल बेसिकली आपका इंसिडेंट एंगल कहलाता है। और एक स्टेटमेंट आपने ये पढ़ी, पोलराइजिंग एंगल प्लस रिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, रिफ्लेक्टेड रे का, और ये पोलराइजिंग एंगल होगा, ये दोनों भी मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब स्टूडेंट स्नेल्स लॉ को हमने यहाँ पर याद करना है। स्नेल्स लॉ क्या है? n1 sin थीटा p इज इक्वल टू n2 sin थीटा r। थीटा p पोलराइजेशन एंगल है, थीटा r रिफ्लेक्टिंग एंगल है। तो थीटा r को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा p के साथ। यहां से थीटा p इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास थीटा r की वैल्यू आ जाएगी। तो मैथमेटिकल आइडेंटिटी को हम यूज करते हुए स्टूडेंट देखेंगे कि साइन जो सा है वो 90 माइनस थीटा आर ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये एंगल जो सा ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस थीटा पी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैथ की आइडेंटिटी को यूज करते हुए अब इस फॉर्मूले को हमने इस तरह से कन्वर्ट कर देना है, n1 sin थीटा पी इज इक्वल टू n2 cos थीटा पी। अगर आप इसके प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जाएं, तो साइन 90 माइनस थीटा आर ये किसके बराबर होगा? कॉस थीटा पी के बराबर होगा। स्टूडेंट अब सिंपली जो सा है वो इसको कॉस थीटा पी के इक्वल लिख दिया। रेशो निकालने, इसको रीअरेंज कर लें, n1 को इधर लाके डिवाइड कर दें, कॉस थीटा पी इक्वेशन के दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैथ का फॉर्मूला आपको याद होगा, टेन थीटा की वैल्यू साइन डिवाइडेड बाय कोस के बराबर होती है। तो स्टूडेंट ये रिलेशन आपके पास जो बनेगा
वो टेन थीटा पी इज इक्वल टू n2/n1 बन जाएगा। स्टूडेंट इस एंगल को हम कहते हैं ब्रेविस्टर्स लॉ या ब्रेविस्टर्स एंगल। साइन थीटा पी इज इक्वल टू n2/n1, ये इक्वेशन हमारे पास ब्रेविस्टर लॉ भी कहलाती है। रिजल्ट स्टूडेंट क्या है, इस इक्वेशन को समझ लेते हैं कि अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इनके दरमियान में मीडियम एक वन जो है वो एयर है और दूसरा कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो जो लाइट फॉल करेगी जिस एंगल के साथ उस मीडियम के ऊपर, वो एंगल का टेंजेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। तो ब्रेविस्टर ने यहां पर प्रूव किया कि टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 व्हेन मीडियम 1 इज इन एयर। जब मीडियम 1 एयर होगा तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन न्यूमेरिकली मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां तक जो सा है वो ये आपका जो ब्रेविस्टर्स लॉ वाला टॉपिक है स्टूडेंट यहां पर कंप्लीट होता है। और अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपने देखने हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज, ये एमसीक्यूज है, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट डाइलेक्ट्रिक सरफेस at a Brewster angle, which of the following statement is true? The reflected light is completely polarized perpendicular to the plane of incident. B option है reflected and refracted rays are perpendicular to each other. C option है reflected light is completely polarized parallel to the plane of incident. और D option है there is no reflected light. स्टूडेंट एक और एमसीक्यूज इसी टॉपिक से रिलेटेड है। लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर n इज इक्वल टू 1 onto the glass of surface of refractive index n2 is equal to 1.5. What is the Brewster angle for this interface? 33.7, 40.6, 0 degree, 56.3 degree, 63.4 डिग्री। स्टूडेंट इन दोनों एमसीक्यूज का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि इसका क्या राइट आंसर है। स्टूडेंट आप मेरे लेक्चर मजीद सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जो है वो आपको नए आने वाले लेक्चर्स भी जो है वो बार वक्त मिल सके।